नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके। जैसे कि हमने बताया था कि आज हमारी पहली डेमो क्लास यहाँ पर होने वाली है और ये केवीएस के लिए स्पेशल जो आज की क्लास है हमारी है आपके लिए। ये केवीएस पीआरटी के बारे में खासकर मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसके बाद हमारी क्लासेस में पढ़ाई की डेमो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि केवीएस पीआरटी जो कि फॉर्म उसके भरे जा चुके हैं और उसकी करेक्शन डेट आज से 6, 7, 8 3 दिन आपको करेक्शन डेट भी मिली चुकी है उसके लिए। तो फॉर्म्स आप सबने ज़्यादातर फिल कर दिए होंगे, करेक्शन का टाइम आपको केवीएस के द्वारा दिया जा चुका है। तो सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए कि केवीएस का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें क्या क्या आपका सिलेबस है स्पेशली फॉर पीआरटी। हम यहाँ पर आपको पीआरटी की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराएंगे, बहुत शानदार तरीके से आपको यहां पर तैयारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा, और जो भी मेरे दोस्त चाहें तो वो तैयारी में बिल्कुल अच्छी तरह जुट सकते हैं। प्रॉपर तैयारी यहां पर आपको दिशा यूट्यूब चैनल पर कराई जाएगी। तो बात करते हैं कि केवीएस जो कि पहले 150 नंबर का होता था और 4 साल बाद ये वैकेंसी आपके लिए आई है। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि अब पैटर्न चेंज हो चुका है। और पैटर्न क्या हो चुका है दोस्तों? क्वेश्चन आएंगे 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन यहां पर आपके लिए आएंगे। केंद्रीय विद्यालय के 180 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और 180 क्वेश्चन किस प्रकार देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस बिल्कुल आपके सामने है। सबसे पहले इसमें पार्ट 1, और पार्ट 1 में क्या है? प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज। दोस्तों ये जो ऑफिशियल सिलेबस है वो बिल्कुल मैं आपके सामने लेकर आया हूं। यही सिलेबस ऑफिशियल है और ये बिल्कुल इंग्लिश में दिया हुआ है, तो मैं इंग्लिश में ही आपको इसको बताऊंगा। तो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज मतलब क्या है? आपकी भाषाई ज्ञान के बारे में, और भाषाई ज्ञान आएगा आपका 20 नंबर का। सर क्या क्या चीज इसमें आएंगी, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जनरल इंग्लिश आपको देखने के लिए मिलेगा। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी मतलब सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी आपको देखने के लिए मिलेंगी। और 10-10 नंबर की ये दोनों चीज होंगी जो कि पार्ट ए में है। 10 नंबर की इंग्लिश और 10 नंबर की हिंदी, इसलिए पार्ट ए 20 नंबर का हो गया। तो सर इंग्लिश में जनरल में आएगा क्या? तो आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएंगे। इसके अलावा वर्ड पावर आपकी चेक की जाएगी। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा आपका सब चेक किया जाएगा। इसके अलावा आपका ग्रामेटिकल पोर्शन एंड यूजेस भी सब, मतलब कुल मिलाकर जो एक तरीके से एसएससी की ग्रामर आती है, इंग्लिश आती है, आपको उसी पैटर्न पर इसकी तैयारी करनी है। अब बात आती है हिंदी में। सर क्या आएगा हिंदी में? देखो पठन कौशल मतलब आपके वही कंप्रिहेंशन, आपके गद्यांश पद्यांश देखने को मिलेंगे। शब्द सामर्थ्य मतलब लोकोक्ति, मुहावरे, विलोम, पर्यायवाची इत्यादि सभी मिलेगा आपको देखने के लिए। इसके अलावा व्याकरण के भी प्रयोग आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। ये 10-10 नंबर के तो यहां पर हिंदी इंग्लिश हो गए। इसके अलावा और 20-20 नंबर की आपकी मिलेगी, लेकिन वो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्या मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगले पार्ट पर चलते हैं, पार्ट बी की तरफ हम। और पार्ट बी है आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इनमें देखा जाएगा। इसमें पार्ट सेकंड में क्या है? और तो दोस्तों पार्ट सेकंड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पार्ट सेकंड में भी आपका 20 नंबर का है। पार्ट सेकंड जो है दोस्तों वो भी 20 नंबर का है। इसमें जनरल अवेयरनेस, जीके और करंट, जीके और करंट जो पूछी जाएगी दोस्तों ये 10 नंबर के आपके पेपर में पूछी जाएगी। इसमें कंप्लीट जीएस होगी। इसमें एसएसटी मतलब हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इसके अलावा पूरी साइंस, इसके अलावा करंट अफेयर्स 6 महीने के जो आपके लगभग पूछता है एसएससी, उसी पैटर्न पर आपका बिल्कुल आप समझ के चलिए बिल्कुल एसएससी पैटर्न पर ही आपका ये पेपर पूछा जाएगा। यदि आपको कोई गलत फहमी आपके दिमाग में हो कि पेपर बहुत इजी आने वाला है, तो दोस्तों नहीं, क्योंकि इसके फॉर्म बहुत ज्यादा संख्या में फॉर्म भरे जा चुके हैं और वैकेंसी बहुत लिमिटेड है। इसलिए आपको पेपर का लेवल अच्छा देखने के लिए मिलेगा, तभी यहां पर अच्छी छलनी वो लगा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 10 नंबर का पार्ट है। इसमें दूसरा आता है रीजनिंग, और रीजनिंग आपकी ये 5 नंबर की रीजनिंग आएगी आपकी यहां पर। और कंप्यूटर लिटरेसी, कंप्यूटर भी आपका 5 नंबर का आएगा। 5, 5, 10 और 10, 20। इसलिए पार्ट बी सेकंड भी क्या हो गया आपका? 20 नंबर का हो गया। इसके बाद अगले की तरफ चलते हैं, पार्ट 3। और पार्ट 3 दोस्तों आ जाता है आपका पेडागोजी। इसका पेडागोजी का नाम क्या दे रखा है यहाँ पर? पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप इसका नाम दिया हुआ है, लेकिन इसमें कंटेंट पूरा आपको पेडागोजी और इसके अलावा बाकी सारी थ्योरीज भी आपकी इसी के अंदर आ जाएंगी। और ये पार्ट आपका 60 नंबर का है। और इस पार्ट थर्ड को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहला और दूसरा सेक्शन 15-15 नंबर का है। तीसरा, चौथा, पांचवा सेक्शन जो आपका वो 10-10 नंबर का। इस हिसाब से कुल मिलाकर ये 60 नंबर का सेक्शन हुआ। और बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है अपने आप में ये, क्योंकि इसका सिलेबस बिल्कुल
चेंज कर दिया गया है, आमूल चूक परिवर्तन इस सिलेबस में देखने को मिले हैं। और जो भी दोस्त आपको कहे कि ये सीटेट जैसा होगा, कोई बिल्कुल आप गलतफहमी में मत आना। यदि ये सीटेट जैसा होगा तो फिर कोई छन्नी लगा ही नहीं पाएंगे, हर कोई पास कर जाएगा इसको। लेकिन नहीं, इसका स्टैंडर्ड अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर होगा, अच्छी थ्योरीज सारी यहां पर पूछी जाएंगी। सिलेबस आप देखिए कितना वास्ट सिलेबस है इसका। पॉइंट पर आते हैं हम। सर सिलेबस क्या है इसका? तो सबसे पहला पार्ट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर इसका पहला पार्ट, उसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी? कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन, डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क एंड चेंजेस। तो ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल, मोरल, डेविएशंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा वृद्धि एवं विकास वाला जो चीज आपने लगभग सीटेट के सिलेबस में पढ़ रखी है और यूपी टेट में पढ़ रखी है, और नॉर्मल चीज केवल इसी पार्ट में खत्म हो जाती है, वृद्धि विकास, ये सब चीज। और इसके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारी चीजें आपको वहां पर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा इसी में है अंडरस्टैंडिंग द एडोलेसेंस, मतलब आपको क्या है एडोलेसेंस को समझना, नीड्स, उसके चैलेंजेस, इंप्लीकेशन, डिजाइन, इंस्टीट्यूशन, सपोर्ट, ये सब आपको पढ़ना है। इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज क्या होती हैं, आपको पता होगा कि घर और स्कूल क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी का यहाँ पर जो आपने पढ़ा है सीटेट में लगभग वही। और इसके अलावा इंश्योरिंग होम कंटिन्यूटी, स्कूल होम कंटिन्यूटी आपको दिखानी है। तो लगभग जो आपका वृद्धि विकास और जो सीटेट का सिलेबस है लगभग यहीं तक खत्म हो जाता है। पार्ट बी की तरफ आते हैं। पार्ट ए हमारा 15 नंबर का था। पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये पार्ट सेकंड है। 5 सेक्शन है ना, तो दूसरे सेक्शन पे आए हैं हम पेडागोजी के। इसमें क्या है? अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। यहां पर क्या है? शिक्षण अधिगम को आपको यहां पर समझना है। इसमें क्या है? इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, सारी थ्योरीज किस किस की, लर्निंग की कौन कौन सी, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, रचनावाद और संज्ञानात्मकवाद का है। जो कुछ भी है, जिसकी जितनी भी थ्योरी आती है सारी थ्योरीज कवर हो जाती है दोस्तों। लगभग इसमें कम से कम बता दूं 20 थ्योरीज आपको पढ़नी पड़ेंगी केवल यहां तक, और उनके स्पेशल रेफरेंस और उनके इंप्लीकेशंस, उनके प्रभाव क्या पड़ेंगे किस पे। रोल ऑफ टीचर क्या होगा, जैसे बिहेवियरिज्म में आ रहे हो तो बिहेवियरिज्म में टीचर का रोल क्या होगा, लर्नर का रोल क्या होगा। उसके बाद नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप क्या होगा, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पार एक्सेट्रा। इनके बारे में भी आपको हर थ्योरी के हिसाब से बताना पड़ेगा। इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, क्या फैक्टर्स जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं और उसके इंप्लीकेशन किसके ऊपर, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन की डिजाइन के क्या इंप्लीकेशन पड़ेंगे, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज पे क्या इंप्लीकेशन पड़ेंगे। इसके बाद क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, लर्निंग स्पेसेस जो स्कूल में बनाते हैं उस पर क्या इंप्लीकेशन पड़ेंगे। ये सब बातें भी आपको यहाँ पर लेके चलनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगला पॉइंट है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम पार्ट सेकंड में ही चल रहे हैं। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, उसका कंसेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवर्ट और हिडन करिकुलम। आपने देखे होंगे ना, हिडन करिकुलम भी होता है, ओवर्ट करिकुलम, इन सब के बारे में भी आपको यहां पर पढ़ना है। दोस्तों आप ऐसा ना समझिए कि मैं सिलेबस को इंग्लिश में पढ़ रहा हूं तो सिलेबस में आपको जो यहां पर कोर्स दूंगा वो केवल इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं, मेरा कोर्स प्रॉपर बाइलिंगुअल चलेगा। आप देखेंगे कि बिल्कुल किस हिसाब से मैं आपको पढ़ाता हूं, क्यों, ये तो आपको चीज पढ़ने के बाद ही समझ में आएगी, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्या है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जैसे आपको पता हो एनईपी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस एफएलएन पर बहुत बड़ा जोर दिया गया है। इसके अलावा एनसीएफ 2022 जो केवल फाउंडेशनल स्टेज, आधारभूत या बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए आया था, उसमें इस फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मतलब बुनियादी साक्षरता और जो न्यूमरेसी मतलब गणितीय ज्ञान के लिए बातें कही गई, उसके ऊपर बहुत बड़ा पढ़ना है। ईसीसीई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसको भी आपको पढ़ना है। सारा कंसेप्ट ये एनईपी का है, ठीक है। इसके बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्या एक्सपीरियंस के हिसाब से आप जो लर्निंग करते हो उसको, इंस्ट्रक्शनल प्लान्स, जैसे आपने देखा होगा ना स्कूल में पढ़ते हैं कि एनुअल प्लानर बनता है, इसके बाद वीकली प्लानर बनता है, मंथली प्लानर बनता है, इसके अलावा लेसन प्लान टीचर रोज बना के लाता है, तो उसके बारे में पढ़ना है, कैसे बनाने हैं, कैसे डिजाइन करने हैं, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज मतलब जो आपको टीएलएम है उनके बारे में भी सब चीजें पढ़नी है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आईसीटी है, यदि 15 नंबर का इस सेक्शन में से आ रहा है तो कम से कम 2 से 3 नंबर का आईसीटी आपसे पूछा जाएगा। यहां पर आईसीटी आपको अच्छी तरह पढ़ना है। असेसमेंट, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग,
ठीक है ना, एज लर्निंग, उसके मीनिंग, पर्पस, कंसिडरेशन, प्लानिंग, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, ये सब चीज आपको इसमें पढ़नी है। इसके अलावा एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस इन द क्लासरूम, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग्स, ये सब किसमें, कंस्ट्रक्टिविज्म, ये सब आपको इस पार्ट बी 15 नंबर के अंदर इतना सब कुछ पढ़ना था। तो पार्ट ए कंप्लीट, पार्ट बी कंप्लीट। अब पेडागोजी के पार्ट 3 पर आते हैं, ये 10 नंबर का है, क्रिएटिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। उसमें क्या है, कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटीज, ठीक है ना, डाइवर्सिटीज होती है ना हमारे यहाँ, व्यक्ति की भिन्नता, इनके बारे में सब चीजें पढ़नी है। डिसेबिलिटीज, इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब समावेशी के बारे में, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड आइडेंटिफिकेशन, जितनी भी सारी सारी हमारी क्या है, जैसे डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है हमें, और इनको कैसे सुधार कर सकते हैं इसके बारे में भी पढ़ना है। इसके अलावा कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, स्कूल में बच्चों की मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। आपने देखा बच्चे बहुत आजकल क्या है, अवसाद के शिकार हो रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, तो कैसे टीचर्स उनको नॉर्मल कर सकते हैं, उनको अच्छी ज्ञान दे सकते हैं, ये सब बात आपको यहाँ पर पेपर में भी पूछी जाएंगी, और एज अ टीचर आपको ये बात पता भी होना चाहिए। एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डिसीजंस ऑफ द मेंटल हेल्थ फॉर द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, स्टाफ की मेंटल हेल्थ के ऊपर ही बात है। प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग के ऊपर भी आपको चीज देखनी है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, कम्युनिटी को जोड़कर स्कूल के साथ एज अ लर्निंग रिसोर्स हमें काम करना है, इसके ऊपर भी बात यहाँ पर आपको पढ़नी है। ये सेक्शन सी कंप्लीट हुआ। सेक्शन डी क्या है, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, स्कूल में कैसे ऑर्गेनाइजेशन करना है, कैसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उसमें वहाँ पर क्लासरूम कैसे मैनेज होगा, स्कूल कैसे मैनेज होगा, तो मैनेजमेंट की सारी बातें आ जाती हैं। जो भी आप रजिस्टर्स देखते होगे स्कूल में मेंटेन किए जाते हैं, क्लास में मेंटेन किए जाते हैं, वो सब बातें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर्स, टीचर सबका काम करता है, कोच मेंटर का, वो सब बातें कैसे करता है, वो सब बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव, ये सब बात पढ़नी है। विजन बिल्डिंग, आपको विजन कैसे अपना क्रिएट करना है बच्चों के प्रति, गोल कैसे सेट करना है, बच्चों को कैसे गोल सेटिंग सिखानी है। इसके अलावा क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंटल प्लान, ये सब बातें यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉरम्स फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, कैसे टाइम टेबलिंग करनी है। पेरेंट टीचर फॉरम्स, पेरेंट टीचर्स की कमेटी बनाई जाती है, आपको पता होगा। उसके बाद पेरेंट टीचर्स मीटिंग कराई जाती हैं, इन सब में क्या रोल होता है टीचिंग इसका लर्निंग पर, ये सब बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। स्कूल असेंबली, स्कूल में प्रार्थना जो होती है वो कैसी होती है। इसके अलावा टीचर डेवलपमेंटल फोरम्स, टीचर्स की टाइम टाइम पर ट्रेनिंग कराना, क्योंकि ट्रेंड टीचर्स की बहुत ज़्यादा कमी है, और एज पर टाइम रिक्वायरमेंट टीचर्स को क्या क्या हमें ट्रेनिंग देनी है, ये सब बात भी हम यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी। यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग लर्निंग, उनको अचीवमेंट डाटा दिखाने, उनके पर मंथ का रिकॉर्ड दिखाना है कि भाई आपका इतना ऐसे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है ना, उनको आप प्रेज करेंगे, उनको इसके हिसाब से आप अपना टीचिंग का जो है वो सुधार सकते हैं, टीचर लर्निंग। स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, स्कूल अपना भी सेल्फ असेसमेंट करे, इंप्रूवमेंट करे, सब बातें हमको इस पेडागोजी में पढ़नी है। क्रिएटिंग पेरेंटशिप विद कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ पेरेंटशिप, इंडस्ट्री के साथ में, नेबरहुड के साथ में, जैसे कि आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स उनके द्वारा पूरी की जा सकें। इसके अलावा हायर एजुकेशंस में कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमें कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, इस बात का भी हमें पूरा देखना है। कुल मिलाकर ये मैनेजमेंट और कैसे हम अपने HR मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की तरह टीचर्स को देखना है, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। इसके लास्ट सेक्शन आता है, ये भी 10 नंबर का है सेक्शन, क्या है, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, क्या रोल है स्कूल्स का। NEP 2020, NEP 2020 जो कि के कस्तूरी रंगन साहब ने पेश की, उसको भी हमें यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा NCF 2022 जो कि सबसे पहली बार बच्चों के लिए आया है, कौन से फाउंडेशनल स्टेज मतलब बुनियादी स्तर के बच्चों के लिए। जैसे कि आपको यहाँ पर बात पता होगी, क्या मैं थोड़ी सी आपको हल्की सी जानकारी दे दूं कि आपको पता होगा NEP में जो पहले 10+2 का था बात, उसको खत्म कर दिया, और NEP में क्या हो गया है 5+3+3+4 हो गया है। इस हिसाब से आपकी अब पढ़ाई होगी। 5 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम 5 को, हम फाउंडेशनल स्टेज या बुनियादी स्तर बोलते हैं। इसके अलावा 3 को हम बोलते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, इसको मिडिल स्टेज, इसको हायर सेकेंडरी स्टेज बोलते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। इस 5 का मतलब क्या हो, बुनियादी स्तर मतलब 3 से जो 8 साल के बच्चे होते हैं वो वहीं से हमें अब शिक्षा स्टार्ट कर देनी है। इस 5 को भी हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया है। किस किस 2 भाग में विभाजित किया दोस्तों, 5 को हमने 3 और 2 में विभाजित कर लिया है।
3 का मतलब हो गया आंगनवाड़ी, बाल वाटिका इत्यादि के माध्यम से, मतलब 3 से 6 वर्ष के बच्चे को हम बिना किसी किताब के, नो टेक्स्ट बुक का यूज करते हुए हम बिल्कुल बच्चों को शिक्षा देंगे गेम्स के माध्यम से। ये बात हमारी एनसीएफ 2022 में बताई गई है। और ये 2 साल बची, मतलब ये क्या हुई, 7वीं और 8वीं साल, इसमें कक्षा 1 और कक्षा 2 में, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में बच्चे को हम पढ़ाएंगे। ये सब बातें हम आपके वहां पर पढ़ेंगे। 360 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने बहुत बेस्ट नोट्स आपके लिए तैयार किए हुए हैं दोस्तों। सारे नोट्स मेरे लगभग कंप्लीट हैं। आपको बैच में देखने के लिए भी मिलेगा कि आपको प्रॉपर पीडीएफ नोट्स, आपको क्लासेस यहां पर बहुत अच्छी तरह देखने के लिए मिलेंगी। और मैं चाहता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रिकॉर्डेड क्लास दूं, क्योंकि लाइव क्लास में टाइम वेस्ट होने का डर रहता है, और लाइव क्लास में जब टाइम वेस्ट होगा तो आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। जबकि मैं यदि रिकॉर्डेड में आधा घंटा की आपको क्लास दूंगा तो उसमें प्रॉपर आपको कंटेंट मिलेगा। ना मैं किसी का नाम बोलूंगा ना कुछ बोलूंगा, आपको प्रॉपर कंटेंट से मतलब है, क्योंकि आपके एग्जाम काफ़ी जल्दी देखने को मिलने वाले हैं। मिशन मोड में सरकार काम कर रही है, केवीएस भी उस मिशन मोड के तहत ही अपनी वैकेंसी आपको दे रहा है। अगली बात चलती है दोस्तों, अब हम आते हैं इसमें क्या पढ़ना है आपको। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एफएलएन, इसमें भी पढ़ना है आपको। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल्स, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड लर्निंग, होलिस्टिक मतलब होलिस्टिक के ऊपर बहुत, होलिस्टिक लर्निंग के ऊपर बहुत ज्यादा बात की है एनईपी ने और एनसीएफ 2022 ने, ठीक है ना। उसके बाद इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, कंपिटेंसी एंड बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, पॉक्सो एक्ट, पॉक्सो एक्ट के ऊपर बात करेंगे दोस्तों हम। इसके अलावा जैसे कहते हैं प्रोटेक्शनिंग एंड प्रोविजनिंग राइट्स फॉर चिल्ड्रन टू, ठीक है ना, टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन, आरटीई, फ्री एजुकेशन जो आरटीई दे रहा 2009 एक्ट, उसको पढ़ेंगे हम। इसके अलावा हिस्टोरिकल स्टडिंग, नेशनल पॉलिसी जो पुरानी एनईपी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, उनको पढ़ेंगे और उनमें क्या क्या बातें दी गई और नई में क्या बदलाव है उसके विद रिस्पेक्ट टू, उसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि नई और पुरानी को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इसके अलावा आपको करिकुलर एरियाज, करिकुलर मतलब हो गया सिलेबस, सिलेबेटिकल एरियाज जो हो गए आपके। इसके अलावा स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, ये सब बातें आपको प्रॉपर पढ़नी पड़ेंगी। इसका मतलब हो गया सर ये पढ़ेंगे कहां से, तो देखो जो दोस्त, वैसे तो मैं आपके यहां पर लगभग तैयारी कराऊंगा और इसके लिए हम कोर्स भी एक लेकर आए हैं जो कि कोर्स रेट 10,000 है, लेकिन हमारे दिशा परिवार की तरफ से आपको ये पहला कोर्स है तो इतना हम इसको 2499 रुपये में मात्र आपको इस कोर्स को देंगे। और जो भी हेल्प हमारी यूट्यूब पर आपके लिए हो जाएगी वो भी हम आपके लिए करते रहेंगे दोस्तों। तो ये रहा आपका पेडागोजी। इसके अलावा इसमें कंप्लीट हम जो कोर्स देंगे इसमें कंप्लीट आपको हम केवीएस का सिलेबस कंप्लीट करा के देंगे सब कुछ। इसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक 80 नंबर का बचता है, 40 नंबर का पहले बता दिया, 60 नंबर का अब बता दिया, अब 80 नंबर जो 180 में से बचते हैं वो क्या है, तो 80 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या है, ये सिलेबस तो जो है ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 1 से 5 तक का ही सिलेबस है, लेकिन इसका स्टैंडर्ड आपसे जो पूछा जाएगा वो स्टैंडर्ड जो पूछा जाएगा अप टू क्लास 12th के कंसेप्ट आपसे, सेम स्टैंडर्ड के सेम कंसेप्ट, लेकिन स्टैंडर्ड उनका अप टू क्लास 12th का स्टैंडर्ड होगा, वो आपसे पूछे जाएंगे। हलुआ पेपर नहीं होगा कोई, यदि ब्रह्म रहे कि सीटेट लेवल का पेपर है, जिंदगी में नहीं हो सकता। आपको मैं दिखाऊंगा इंग्लिश आप बिल्कुल ऐसी मान के चलो कि एसएससी में जो इंग्लिश आती है वही इंग्लिश आपको यहां पर पढ़नी है, तभी आपका भला हो सकता है। इसके अलावा वही सब ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, is, am, are, has, have, tense form, simple present, present continuous, simple past, past continuous, expressing futures, आपको उसको फ्यूचर टेंस में एक्सप्रेस करना, will be, going to, articles, this, that, these, those, ये सब डिटर्मिनर्स आपको, एम्पटी, सब्जेक्ट्स, इसके अलावा क्वेश्चन वर्ड्स, इसके अलावा एन और बट, पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, इन सब के आपसे बात पूछी जाएंगी। इसके अलावा पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। डिट्टो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लगभग ये एसएससी रिलेटेड सिलेबस हो गया। इसके अलावा हिंदी में जिन दोस्तों को कंफ्यूजन हो मैं बता दूं, साहित्य का कहीं भी यहाँ पर वर्णन नहीं किया हुआ, साहित्य ना पढ़े कोई भी दोस्त, ठीक है ना। व्याकरण में संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय, विलोम, स्तरानुकूल मतलब आपके 12th स्टैंडर्ड के, सर्वनाम, लिंग की पहचान, विशेषण, संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन और वचन का प्रयोग, क्रिया, काल, कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, यहां पर कहीं भी रस, छंद, अलंकार और आपके साहित्य की बात नहीं कही गई, तो हम वो चीज़ आपको सिलेबस में आपको नहीं पढ़नी है। एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी, वैसे ही टाइम कम है, एक्स्ट्रा और पढ़ोगे तो अपना टाइम वेस्ट आप करोगे। बात आती है मैथ्स, और मैथ्स का सिलेबस देखने में डिट्टो सीटेट जैसा लगता है, लेकिन सीटेट नहीं है। जैसे कि आपको ज्योमेट्री आ गई, शेप्स आ गई, शेप्स में क्या हुआ, आपको
प्रॉपर ज्योमेट्री पढ़नी। शेप्स में जैसे कि आपकी शेप्स आ गई, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपको जैसे सर्किल आ गया तो सर्किल के बारे में आपको प्रॉपर पढ़ना पड़ेगा। सर्किल के जो स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। ट्राइंगल में आपको सिमिलैरिटी, इसके अलावा आपको क्या है, सब चीज प्रूव करना, सब कुछ मतलब जो है आपको देखे होंगे ना आपने, वो सब चीज आपको पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं कि खाली आपको त्रिभुज पता हो कि भाई इसमें कौन से त्रिभुज होते हैं, कि कोण के आधार पर अलग होते हैं और भुजाओं के आधार पर। ऐसे क्वेश्चन हलवा क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे आपसे पूछने के लिए। 20 नंबर का मैथ, 20 नंबर का इंग्लिश, 20 नंबर का हिंदी हो गया, और फ्रैक्शनल नंबर हो गए, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, इसका मतलब आपकी मेंसुरेशन, मतलब क्षेत्रमिति भी पूरी आ गई यहाँ पर। इसके अलावा नंबर्स का मतलब हो गया, नंबर सिस्टम आपका यहाँ पर पूछने जाने की पूरी संभावना है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज हो गई, मतलब अर्थमेटिक मैथ्स हो गया लगभग। इसके अलावा ईवीएस, और ईवीएस में क्या है, यहाँ पर सिलेबस के नाम पर मात्र 6 थीम दे रखे हैं, लेकिन आपसे पहले क्या रखा है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड का होगा। जैसे थीम आपकी मान लो फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर। अब आपसे कह दिया वाटर, अब वाटर का मतलब हो गया पानी, पानी थीम। तो पानी थीम से प्रश्न ये नहीं पूछेगा कि दड की माई ने क्या करा, ये सीटेट वाले प्रश्न आएंगे। हो सकता है एक आधे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाए, बिल्कुल डिट्टो सीटेट का, लेकिन मैं कह रहा हूं 95% प्रश्न कैसे आएंगे। देखिए वाटर का मतलब क्या हो गया, हमारे देश में वाटर का सोर्सेज क्या है, बहुत सारे सोर्सेज हैं, नदियां हैं, तालाब हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि गंगा नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो ये भी तो पानी के अंदर से चीज आ गई। या निम्न में से कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो आपका सारी चीजें बढ़िया आ जाएंगी, लेकिन स्टैंडर्ड उसका अच्छा होगा, वो 5वीं स्तर का स्टैंडर्ड नहीं होगा, बार इंटर लेवल का स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, इसके अलावा आपके जैसे घर आ गए, घर आ गए, और घर क्या है, घर आपने पढ़े बहुत सारे कि हिमालय में भी घर हैं, असम में भी घर है, यहां भी घर है, वहां भी घर है। अब घर के विभिन्न चीजें जो भी है ना, वो सब चीजें आपसे पूछ लेगा। घर में जो भी मटेरियल लगता है उसके बारे में बात आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जैसे आपको हो गया फैमिली एंड फ्रेंड्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स की 4 सब थीम भी हो गई, परिवार एवं मित्र की 4 सब थीम हो गई, जैसे रिलेशनशिप हो गया। इसके अलावा क्या हो गया आपका, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गए। तो आपको मान लो प्लांट्स हो गए, तो प्लांट्स में पूछ लेगा। अब प्लांट्स में प्रॉपर फिर बायोलॉजी की तरफ चला जाएगा, बॉटनी की तरफ चला जाएगा आपको, ठीक है ना, हो सकता है। इसके अलावा क्या हो गया, एनिमल्स हो गए, तो एनिमल्स में आपकी क्या हो गया, जूलॉजी की तरफ चला जाए, या आपसे एनिमल्स के डिफरेंट एनिमल्स पूछ ले, या पूछ ले कि भाई ये मान लो चीते हैं, जो चीते भी आए कहां पे, वो चीते भी तो जानवरों के अंदर आ गए, वो भी तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स के सब थीम के अंदर बात पूछ रहा है। लेकिन आपसे स्टैंडर्ड क्या बढ़ा देगा, वो पूछ लेगा कि बांदीपुर नेशनल पार्क किधर है, या काजीरंगा किधर है, या काजीरंगा में क्या होता है क्या नहीं होता। अब आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आपसे पूछ लेगा कि राजाजी नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, कौन से जानवर के लिए है, कौन से प्रदेश में है, इन सब बातों को आपसे पूछ लेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको चीजें पढ़नी है। थिंग्स वी मेक एंड डू, इसमें बहुत सारी चीजें हम करते और बनाते हैं, तो आप बहुत सारी चीजें करते बनाते हो। मधुमक्खियों के बारे में आ गई कि उनकी मधुमक्खी की स्टडी को क्या कहते हैं, हम एपिकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ गया आपसे आ जाएगा मान लो रेशम के ऊपर ही आ गया। उसके बाद कपड़े के प्रकार आ गए, बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो आपसे मतलब पूछेगा थीम बेस्ड ही, लेकिन स्टैंडर्ड काफी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ये सब चीजें आपको पढ़नी है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको सिलेबस आपका प्रॉपर डिस्कस कर लिया, प्रॉपर तैयारी आपको यहां पर सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी। आज मेरी पहली डेमो क्लास आपके लिए थी, लेकिन मैं अभी आपको सिलेबस भी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, और मैं आपके लूंगा पेडागोजी। और पेडागोजी में हम स्टार्टिंग करते हैं यूनिट बी से। यूनिट बी से हमने स्टार्टिंग करना स्टार्ट किया, और यूनिट बी क्या है आपकी, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम की समझ। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग ये आपकी यूनिट बी है। पेडागोजी की 5 यूनिट थी, उनमें यूनिट बी सबसे बड़ी यूनिट है, और वही मैं आपको सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट कराऊंगा, और उसी की आज मैं आपको डेमो दूंगा कि आपको किस प्रकार मैं चीजें पढ़ाऊंगा। तो एक एक चीज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, दोस्त यदि मेरा कोई दोस्त यदि पढ़ना चाहे, यदि मेरा कोई दोस्त पढ़ना चाहे, सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो मैं उसको बता दूं कि आपको ये सब चीजें कहां मिलेंगी। आपको मैं खासकर पेडागोजी की बात बता दूं कि आपको NIOS की एक किताब होती है, इसके अलावा इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू की बीएड, NIOS की DLED, इसके अलावा मैंगलोर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे नोट्स हो गए। इसके अलावा हमारा NEP मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पूरा डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट का 25 पेज का डॉक्यूमेंट हो गया। इसके अलावा RT एक्ट का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट साइट्स पर अवेलेबल है। इसके अलावा जो हमारा NEP राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक, जैसे कि हमें क्या है अच्छे स्तर पर लाना है, सभी बच्चों को क्या है ग्लोबल स्टूडेंट बनाना है, उसके लिए क्या है सरकार ने जो कार्यक्रम लॉन्च किया, उसमें एक निपुण भारत नाम से कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। निपुण भारत के अंदर ही आपको क्या है
FLN मिल जाएगा, वो सब चीज़ आपको, वो 30 पेज का 40 पेज का डॉक्यूमेंट, तो आपको वहाँ से आप इन चीज़ को यदि सेल्फ स्टडी करना चाहो तो इस हिसाब से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो। और खासकर बता दूँ, NIOS की किताब भी मैं आपको बता दूँ, NIOS की किताब यदि कोई पढ़ना चाहता है तो NIOS के बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, उनमें 501 मॉड्यूल, 502 मॉड्यूल, 506 मॉड्यूल, 507 मॉड्यूल, इन मॉड्यूल से आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको चीज़ मिल जाएंगी। इसके अलावा इग्नू बीएड की किताब में से भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप, लेकिन करना आपको क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें इग्नू बीएड से भी आप टॉपिक देखो, भाई हमारे सिलेबस में क्या टॉपिक है उसको आप पढ़ो। इसके अलावा मैंगलोर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे नोट्स हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको बहुत सारे यूट्यूब्स की वीडियोस की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यदि आप कोर्स देखते हो हमारा, तो हमारे कोर्स में कंपैक्टली आपको सब चीज़ बेस्ट स्टैंडर्ड की आपको देखने के लिए मिलेंगी। और मैं वादा करता हूँ ऐसा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं पढ़ाएगा जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इतनी बड़ी बात कहना अपने आप में बहुत बड़ा स्तर होना चाहिए, तभी कोई बात इतनी बड़ी कह पाएगा। और मैं इस स्तर को पूरा करता हूं, तभी मैं आपसे ये बात कह रहा हूं इस स्टेज पर खड़े होकर यहां से आपको ये बात, ठीक है ना। तो बात चलती है हमारे आज की, और आज की क्या है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, लर्निंग अधिगम एंड इट्स इंट्रोडक्शन। मतलब ये हमारा टॉपिक है और इसके ऊपर आज हम बात करना चाह रहे हैं। मतलब थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं किसके, लर्निंग के, सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण क्या है। तो दोस्तों सीखने के सैद्धांतिक दृष्टिकोण बहुत सारे हैं, और यहां पर डायरेक्ट सिलेबस में बात भी की गई थी हमें सीखने के कौन से सैद्धांतिक दृष्टिकोण के ऊपर बात करनी है। तो व्यवहारवाद, संरचनावाद और संज्ञानवाद के ऊपर हमें बात करनी है। उन इन तीनों की थ्योरीज, जितनी भी इनमें थ्योरीज आती हैं, ये आए कहां से, इनमें क्या क्या थ्योरीज हैं, सब बात हम पढ़ेंगे भी। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि परिभाषा क्या है किसकी, लर्निंग, अधिगम, और इस अधिगम की क्या परिभाषा है, और अधिगम का इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले यहां पर हम पढ़ेंगे। क्या अधिगम की परिभाषा है, तो अधिगम का मतलब क्या होता है, अधिगम की परिभाषा क्या है, अनुभव होने के बाद व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, आपका अधिगम या लर्निंग कहलाता है। जैसे आपको एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आपके व्यवहार में, बिहेवियर में जो चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे, वही क्या होता है, अपने आप में अधिगम होता है, लर्निंग होती है। जी भाई, आपने मान लो लर्निंग कब होती है आपको, आपने कोई चीज करी, उसके बाद गलत हो गई। मान लो आप चाय बनाने गए पहली बार और आपने क्या हुआ, पत्ती ज्यादा डाल दी, उसके बाद क्या होएगा, आपको पता लगेगा चाय कड़वी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा वहां पर कि चाय कड़वी हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, आपको एक्सपीरियंस मिला, और एक्सपीरियंस, अनुभव के बाद में आपने क्या करा, उससे आपने देखा कि भाई अगली बार मुझे इतनी पत्ती नहीं डालनी, 1 कप चाय बनानी है तो 1 चम्मच पत्ती नहीं डाल के मेरे को 1/4 चम्मच पत्ती डालनी है, तब जाकर मेरी अच्छी चाय बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अनुभव हुआ, और अनुभव के बाद में अपने व्यवहार में आपने परिवर्तन किया और आपको लर्निंग हो गई, आपको चाय बनाना आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, लर्निंग की परिभाषा क्या हुई, अनुभव होने के बाद व्यवहार में परिवर्तन होना ही क्या है, लर्निंग। दूसरे क्या है, ज्ञान में वृद्धि होना भी हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ज्ञान में वृद्धि होने को भी हम अधिगम कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। जब आपके ज्ञान में वृद्धि हो जाए उसको भी हम आप क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। इसके अलावा सोच में परिवर्तन होना भी, यदि आपकी मेंटेलिटी, थिंकिंग में चेंजेस आ रहे हैं, यदि आप गर्ल्स की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने घर में माँ बहन की रिस्पेक्ट कर रहे हो, अपने आप क्या है जो रूढ़िवादिता है कि भाई मम्मी ही खाना बनाएंगी, हम खाना नहीं बना सकते, या लेडीज ही ये काम कर सकती हैं, कपड़े धो सकती हैं, यदि आप उसमें परिवर्तन ला रहे हो, अपनी थिंकिंग, सोच में परिवर्तन ला रहे हो, इसका मतलब आप कुछ ना कुछ नई लर्निंग, कुछ ना कुछ नया अधिगम कर रहे हो। तो लर्निंग की यहाँ पर 3 परिभाषाएं हो सकती हैं, अनुभव होने के बाद व्यवहार में परिवर्तन, ज्ञान में वृद्धि होने पर भी आप लर्निंग करते हो, इसके अलावा जब सोच में परिवर्तन होता है तब भी आप लर्निंग करते हो। अगला पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग, अधिगम की क्या क्या विशेषता होती है। सबसे पहले भाई जब हमारा टॉपिक अधिगम के ऊपर है, उसकी थ्योरीज के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम अधिगम के बारे में जो पढ़ ले, प्रश्न अधिगम से भी आएगा, उसके बाद उसकी थ्योरीज से प्रश्न आएगा। पहले अधिगम पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी थ्योरी, सिद्धांतों को पढ़ेंगे, व्यवहारवाद के सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, संरचनावाद के सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, उन सबको पढ़ेंगे। तो अगला पॉइंट क्या है, अधिगम। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अधिगम क्या है, अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बात इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि ये क्या है, सतत प्रक्रिया, ये हर समय चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लर्निंग हमेशा आपकी चलती रहती है। यह एक स्लो और ग्रेजुअल, मतलब स्लो है, ये धीरे धीरे होती है, और ग्रेजुअल मतलब लगातार होती रहती है। लर्निंग की एक ये भी विशेषता है।
इसके अलावा अगला पॉइंट क्या है, यह एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ये क्या है, एक जीवन पर्यंत मतलब जीवन भर चलने वाली, लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। और यह क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य आधारित प्रक्रिया भी है। आप मान लो आप क्या करते हो, लक्ष्य को देखते हो, तो ये लक्ष्य आधारित भी प्रक्रिया है अपने आप में, ठीक है ना। ये क्या है, लक्ष्य आधारित प्रक्रिया भी है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके अलावा क्या है, ये उद्देश्य के लक्ष्य जो हमारा उसके ऊपर भी निर्भर करती है। इसके अलावा क्या है, यह एक कंप्रिहेंसिव प्रोसेस, मतलब ये सर्वांगीण प्रक्रिया है। इसमें सब कुछ चीजें आपकी आ जाती हैं, एक सर्वांगीण प्रक्रिया भी है। जैसे क्या हुआ, सीखने से हम क्या करते हैं, सीखने से हमारे इमोशनल, ब्रेन, फिजिकल, लैंग्वेज, बिहेवियर, ये सब में भी क्या होता है, विकास होता है। हमारे दिमाग का भी होता है, हमारे संवेगों का भी होता है, हमारे फिजिकली भी होता है, हमारी भाषाई विकास भी होता है, व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक सर्वांगीण कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस में हमारा होल बॉडी डेवलपमेंट, हमें यहां पर विकास होता है, ठीक है ना। और ये सभी क्या है, आपस में कनेक्ट होते हैं, और जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तभी हमारा कंप्लीट सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग में सब चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करता है अधिगम या लर्निंग को। कौन कौन से फैक्टर हैं, सबसे पहला शारीरिक है, और दूसरा संवेगात्मक, फिजिकल और इमोशनल। ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं जो हमारी लर्निंग को दिक्कत करते हैं। यदि हमारी लर्निंग में कोई भी दिक्कत होगी या लर्निंग अच्छी होगी तो इन दोनों फैक्टर पे। यदि हम फिजिकली फिट नहीं है तो अभी हमारी लर्निंग अच्छी नहीं होगी, यदि हम इमोशनली फिट नहीं है तो अभी हमारी लर्निंग ठीक नहीं होगी। यदि हम इमोशनली स्ट्रांग है, फिजिकली स्ट्रांग है, तो लर्निंग बहुत अच्छी होगी हमारी। अगले पॉइंट पर आते हैं, अनलर्निंग क्या होती है। अनलर्निंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लर्निंग वर्निंग तो पढ़ी होगी, अनलर्निंग नहीं पढ़ी होगी। अनलर्निंग मतलब कुछ गलत सीख लिया तो उसको भूलना और उसको सही करके सीखना ही क्या कहलाती है, अनलर्निंग कहलाती है। मान लो कोई आपने कोई गलत चीज सीख लिया, आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट है, फिर आपको कोई और कंसेप्ट क्लियर कर रहा है, तो पुराने को भूल जाओ और नए को सीखो, इसको कहते हैं हम अनलर्निंग को कहते हैं। और अनलर्निंग अधिगम का एक पार्ट है, लर्निंग का ये पार्ट होता है अनलर्निंग, ठीक है ना। अब लर्निंग, अधिगम, अधिगम क्या है, किसी की अधिगम दो प्रकार से होता है, या तो आप किसी की मदद से लोगे या अपने आप करोगे लर्निंग। यदि किसी की मदद से करते हो तो यहां पर बहुत तेज अधिगम, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आप खुद पढ़ते तो आप धीरे धीरे करते, लेकिन मैं यदि आपको ये चीज पढ़ा दूंगा तो आपको ये चीज फास्ट होगी। तो किसी की सहायता से होगी तो यहां अधिगम तेज होगा, और अपने आप होगी तो अधिगम थोड़ा धीरे होगा। अगला पॉइंट क्या है, आप अधिगम को कैसे अच्छा बना सकते हो। तो अधिगम को अच्छा बनाने के कुछ पॉइंट हैं, क्या है कि आपको क्या है, पहले प्रीवियस नॉलेज या पूर्व जानकारी को यदि आप नए से जोड़ोगे तो आपका लर्निंग अच्छी होगी। यदि आप बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को नई नॉलेज से जोड़ोगे तो आपकी लैंग्वेज या कोई भी लर्निंग होगी वो अच्छी होगी। मतलब प्रीवियस नॉलेज की आपको हेल्प लेनी है, पूर्व जानकारी की हेल्प लेनी है। इसके अलावा अगला पॉइंट है, स्कूल को समाज, सोसाइटी से जोड़ना है और विद्यालय के बाहर जोड़ना है। स्कूल को आपको समाज, सोसाइटी और विद्यालय के बाहर से जोड़कर बच्चों को पढ़ाओगे तो बच्चों को अपनत्व की भावना लगेगी और वहां पर बच्चा अच्छी तरह सीखेगा। अधिगम लर्निंग को आप वास्तविक जीवन से भी आपको जोड़कर पढ़ाना है, वास्तविक जीवन से आपको कोई भी लर्निंग जोड़कर पढ़ानी है। इसके अलावा अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, आपको पता है, तो समाज से जोड़कर आपको अधिगम कराना है। अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से प्रभावित होता है, जैसी हमारी समाज होगी, संस्कृति होगी, वैसा ही हमारा अधिगम हो जाएगा। आप देखो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छा अधिगम होता है, और नॉर्मल स्कूल में जहां पढ़ाई कम होती है, टीचर्स कम आते हैं, वहां अधिगम बच्चा अच्छा नहीं होता। तो बच्चे तेज कहां के होते हैं, जहां पर, इसलिए पेरेंट्स भी चाहते हैं हम अपने अच्छे स्कूल में बच्चे को एडमिशन कराएं। क्यों, यही कारण है कि अधिगम सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। इसका अगला पॉइंट क्या है, बच्चों को लर्निंग कैसे कराई जाए, बच्चों को फिर अधिगम हम कैसे कराएं। तो बच्चा, सबसे पहला वो बच्चा ही रेडी हो। बच्चा, यदि बच्चे के अंदर रेडीनेस होगी, सीखने के लिए रेडी होगा, कैसे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और संवेगात्मक रूप से भी, तब बच्चों को हम अच्छी लर्निंग करा सकते हैं। और संवेगात्मक रूप क्या हो गया, संवेगात्मक रूप हो गया जब बच्चे के अंदर अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होगी, तब वो, और बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा, तब वो संवेगात्मक रूप से तैयार होगा। और तीनों रूप से तैयार है, मतलब शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, इसका मतलब बच्चा अच्छी तरह सीखने के लिए रेडी है। अगला पॉइंट पर आते हैं, लर्निंग, अधिगम विभिन्न तरीकों से हो सकता है। लर्निंग जो अधिगम है वो विभिन्न तरीकों से हो सकता है। कौन कौन से तरीकों से हो सकता है, अनुभव होगा तो भी हो सकता है, हैंड्स ऑन, हस्तपरक क्रिया करके भी करा सकते हैं, पढ़कर या सुनकर भी हो सकता है अधिगम, सोचकर और मनन करके भी
हो सकता है, इसके अलावा बार बार बोल कर भी अधिगम अच्छी तरह से हो सकता है, खोजपूर्ण तरीके से भी हो सकता है। ये बात मैंने आपको बताई। अधिगम की गति किस ऊपर डिपेंड करेगी कि बाल केंद्रित हो, हमेशा एग्जाम न केवल एग्जाम के लिए ना हो, बच्चे को चैलेंज दिया जाए और बच्चा प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। ये बात थी। और दोस्तों ये मेरी आज की डेमो रही। कैसी लगी डेमो जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच दोस्तों।